मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों से भरा बोरा राज मोहल्ला की एक कचरा पेटी में मिलने की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। थर्ड आई कैमरामैन की सूचना पर मंत्री हार्डिया ने जांच के आदेश दिए। हार्डिया ने कैमरामैन संदीप सैमसंग की जागरूकता पहल पर उनका शॉल श्रीफल से सम्मान भी किया। मरीजों के साथ लापरवाही और अव्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन हालात दिन पर दिन बेकाबू हो रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विभाग के उन जवाबदारों की जिनकी लापरवाही से मरीजों को दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयां राज मोहल्ले की एक कचरा पेटी में मिली हैं। एक ओर जहां मरीज सरकारी दवाइयों की आस में दर-दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा भेजी गई दवाइयां बड़ी तादाद में कचरा पेटी से मिली। थर्ड आई के कैमरामैन संदीप सैमसंग के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का महकमा बल्कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया भी हरकत में आए और फौरन मौके पर पहुंचकर जांच का भरोसा जताया। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल औषधि योजना के तहत गरीब और बेसहारा मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने साबित कर दिया है कि प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का सरकार का प्रयास कितना सार्थक होगा। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक डागरिया ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए पल्ला झाड़ लिया। डागरिया ने सिर्फ इतना ही कहा कि ड्रग इंस्पेक्टर को भेजकर जांच कराएंगे। बोरे में भरकर फेंकी गई सरकारी दवाइयों की सूचना देने वाले थर्ड आई के कैमरामैन संदीप सैमसंग की मंत्री हार्डिया ने जमकर तारीफ की। यही नहीं, मंत्री हार्डिया ने संदीप की इस जागरूकता को अनुकरणीय पहल बताते हुए शॉल श्रीफल देकर उनका सम्मान भी किया। मंत्री हार्डिया ने कहा कि इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो दवाई एक्सपायरी डेट की हो जाती है उनको नष्ट करने का अपना एक तरीका होता है, और अगर उस तरीके से दवाई नष्ट नहीं की गई है, उसको कचरे में डाला गया है, तो ये घोर आपत्तिजनक है। इसमें अगर प्राइवेट अस्पताल के वाले दोषी हैं तो मैं सीएमएचओ को निर्देशित करूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर सरकारी अस्पताल की दवाई यहां से डाली गई तो उनके खिलाफ यहां के सीएमएचओ जांच करके कार्रवाई करें। राज मोहल्ला स्थित एसके हॉस्पिटल के पास कचरा पेटी में मिले दवाइयों से भरे बोरे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। परदेशीपुरा पुलिस ने 2 साल से फरार 5,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कट्टा और 2 कारतूस जब्त किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहनलाल पर एडोड्रम इलाके में 3 अपराध दर्ज हैं। आरोपी हथियार लेकर क्यों घूम रहा था, इस बात का पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी है। पुलिस की शंका है कि अवैध वसूली करने वाला आरोपी मोहन हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। तो ये चेकिंग के दौरान प्रधान देवेंद्र सिंह द्वारा मुखबिर द्वारा बताए हुलिया के व्यक्ति को चेक करते उसके कमर में घुसा हुआ एक कट्टा मिला। आरोपी जो कि 2 साल से एरोड्रम थाने के अपराधों में फरार चल रहा था। क्या किस तरह के गंभीर आरोप और कितने आरोपों की सूची अब तक मिल पाई है? क्या मिल पाया? उसके खिलाफ 2-3 अपराध वहाँ पे है। उसमें जो फरार चल रहा था श्रीमान एसपी महोदय द्वारा उसके खिलाफ इनाम घोषित कर रखा था 5,000 रुपए का। रविवार शाम रेलवे पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार कर उनके पास से 29 तलवार और 50 से अधिक खंजर जब्त किए। आरोपी एक धर्मस्थल में सेवा करते हैं और ट्रेन से हथियार ले जा रहे थे। पकड़ाए आरोपी पहले भी हथियार ले जाते हुए पुलिस के हत्थे आ चुके हैं। रेलवे पुलिस की गिरफ्त में आए इन आरोपियों के नाम कुलवंत सिंह और चमकोर सिंह है। दोनों भाई हैं और ग्वालियर में एक धर्म स्थल में सेवादार हैं। रविवार शाम दोनों भाइयों के बारे में मुखबिर ने रेलवे पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा। कर रहे थे, वो देखा कुछ संदिग्ध लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर नागपुर ट्रेन और ग्वालियर ट्रेन में अंधेरे कोचों में सामान इधर उधर जमा रहे हैं, और उस संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए मैंने उनसे पूछा तो वो बोले नहीं, हमको इटारसी जाना है। इटारसी तो मैंने आपके बंडलों में क्या है, तो बोले इसमें। पुलिस को दोनों के पास से 28 तलवार, 50 से ज्यादा खंजर मिले हैं। दोनों की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं तो दोनों के बारे में पुलिस को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। आरोपियों ने ट्रेन में अलग अलग कोच में सामान रख दिया था, जिसे पुलिस ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद किया। पकड़े गए आरोपी पहले भी इसी तरह से तलवार ले जाते हुए पकड़ाए हैं। दरअसल हथियारों का ट्रेन में ले जाना प्रतिबंधित है,
इस वजह से पुलिस ने इन दोनों पर कार्रवाई की है। महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों के बाद भी रेलवे पुलिस ने सीख नहीं ली। ताजा मामला भोपाल इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सामने आया। ट्रेन में कुछ युवक ने महिला यात्रियों से न केवल अभद्रता की बल्कि उन्हें धमकाया भी। इस बात से नाराज लोगों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। ये नजारा था रविवार रात इंदौर रेलवे थाने का। दरअसल भोपाल निवासी काजल तिवारी और अन्य महिला यात्री महिला कोच में सवार थे। इस कोच में सीहोर से कुछ युवक चढ़े। काजल व अन्य पैसेंजर्स ने आपत्ति ली तो उन्होंने न केवल महिलाओं से अभद्रता की बल्कि उन्हें धमकाया। काजल की माने तो उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया तो तुरंत मदद नहीं मिल पाई। काजल ने आरोप लगाया कि रेलवे पुलिस का एक भी जवान इस दौरान ट्रेन में मौजूद नहीं था। एक बच्चा दब रहा था, मैंने बोला भैया आप लोग हट जाइए, बच्चा दब रहा है, उनकी माँ भी दब रही, आप लोग अरे तू नीचे आ, तू नीचे आ, इस तरह से बात कर रहे थे वो। तो मैंने बोला भैया ये कैसी बातें कर रहे, क्या तेरे पे चढ़ रहा हूँ क्या? मेरे से उठ के फिर वो दूसरी लेडीज से मतलब साथ में करने लगा वो, जो देवास में वो नीचे मतलब घर चली गई अपने। कौन सी ट्रेन की घटना है ये यही इंटरसिटी। अच्छा रास्ते में इतने स्टेशन आए, आपने शिकायत की तो क्या हुआ? फिर मैंने उसके बाद में जब लेडीज ने कहा अरे दीदी आप लोग पढ़ी लिखी कुछ करती क्यों नहीं, मैंने बोला मेरे पास नंबर ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैंने बोला ठीक है मैं हेल्पलाइन में मतलब फोन करती, हेल्पलाइन से फोन किया, वहाँ से नंबर लिया मैंने जीआरपी का, जीआरपी में फोन किया तो वो कहे अरे मैडम अभी हम कहाँ से रुकवा सकते हैं फोन आपका, कहाँ से गाड़ी रुकवाएंगे, कुछ नहीं। मक्सी में जब पुलिस आई तो आरोपी युवक भाग खड़े हुए। ट्रेन इंदौर आती उससे पहले कुछ महिलाओं ने अपने परिजन को फोन कर घटना की जानकारी दे दी थी। इंदौर रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची महिलाओं ने हंगामा मचाया तो पुलिस जवान महिला कोच के पास मौजूद 2 युवकों को पकड़कर थाने ले आए। थाने पर महिला यात्रियों के परिजन पहुंचे तो उन्होंने दोनों युवकों को आरोपी समझा और थाने में ही उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की। बाद में रेलवे पुलिस को महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई। बहरहाल जिस तरह से ट्रेन में सुरक्षा में रेलवे पुलिस ने कोताही बरती, शायद पुलिस को ट्रेन में भी बड़ा घटना होने का इंतजार है। सांसद सुमित्रा महाजन ने माना कि भोजशाला में हुए हंगामे के मामले में नपी-तुली बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने इस दौरान मुस्लिम समुदाय को बड़प्पन दिखाने की सीख भी दी। इसके अलावा उन्होंने मंत्री हार्डिया के साथ हुए व्यवहार को लोगों की उत्तेजना माना। वहीं उनके द्वारा राजनीति में मौन रहने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला गया। धार में भोजशाला विवाद पर इंदौर सांसद ने नपे-तुले अंदाज में पार्टी का बचाव करती नजर आईं। हालांकि मंत्री हार्डिया के साथ हुए बर्ताव को उन्होंने उत्तेजना का रूप दे डाला। दरअसल मीडिया से मुखातिब हुई इंदौर सांसद ने पहले एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठाए, उसके बाद उन्होंने भोजशाला हंगामे के बाद मंत्री हार्डिया के साथ हुए धार में बर्ताव को लोगों की उत्तेजना माना। ताई ने इस दौरान शांति से काम लेने की सलाह भी दी। कई बार ऐसा होता है, ऐसे विषयों पे जब उत्तेजना आती है तो उत्तेजना दोनों तरफ से कई बार होती है और हमें इसको शांति से लेना चाहिए और हमें यह प्रयास करना चाहिए कि दोनों तरफ उत्तेजना न हो इस बात को। इसी के लिए हमें काम करना है और इसी तरीके से काम करेंगे। इस तरह तो बीजेपी के लिए गहरी खाई जा रही है। संत समाज भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है, दोनों ही नाराज है। गवर्नमेंट जी ने 2006 की घटना का जिक्र करते हुए कैलाश जी पर कहा था कि 10 बार भी गंगा में स्नान करेंगे तो पाप नहीं धुलेंगे। नहीं, एक बात ऐसी है, नहीं कोई भी किसी पे भी जो कमेंट, व्यक्तिगत कमेंट किसी की भी होती है, मुझे मालूम नहीं, कोई मेरे सामने नहीं हुई है और मुझे लगता है इसका उत्तर मैंने देना उचित भी नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र जी क्या कहते हैं? इधर उन्होंने भोजशाला विवाद पर कहा कि प्रशासन के काम में वे दखल नहीं देती हैं और मुख्यमंत्री इस मसले को सुलझाने में सक्षम भी हैं। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय से बड़प्पन दिखाने की गुहार लगाई। ताई ने माना कि जब कैलेंडर में पहले से ही ऐसे मौकों का जिक्र होता है, तब से ही समाज का साफ मन से बड़प्पन के मौकों को भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। ताई ने माना कि हिंदू समाज 2 या 3 साल बाद ऐसी पूजा करता है, उस दौरान मुस्लिम समुदाय को घरों व मस्जिदों में नमाज अदा करनी चाहिए। उन्होंने इस संबंध में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को इस मामले में सलाह भी दी थी। हालांकि उन्होंने इस सलाह में देरी के लिए अपनी गलती भी स्वीकार की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि वे कोई देवी या देवता नहीं है जो भविष्य को जान लें। इसी तारतम्यता में ताई ने राजनीतिक अंदाज में माना
कि कई बार राजनीति में मौन रहना जरूरी होता है। के समूह के लोग मुझे मिलने आए थे, वो उनके काम से आए थे, उनसे भी मैंने ये चर्चा करी कि पहले से मालूम है हमें ये कैलेंडर है और इस दिन ये घटना हो सकती है, तो क्या हम पहले से कुछ बातें सोच सकते हैं क्या? वो प्रशासनिक तौर की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं सामाजिक तौर की बात कर रही हूँ। अब मैं उल्टी बात कर रही हूँ, अब आप प्रशासन को अलग रखें। मैं ये कहा कि क्या हम सामाजिक तौर पे ऐसी बातों पर सोच सकते हैं? तो सहमति भी कैसी बन सकती है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भी मैंने कहा कि देखो आप तो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, आपको तो अधिकार मिला हुआ है, तो यहाँ तो जो मिलने वालों की श्रेणी में आप हो, जिनको अधिकार मिला है हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने का। ये जो ऐसा मौका आता है ये 2-3 साल में, अब देखो इसको आप ठीक ढंग से लिखने वाले हो तो लिखो, नहीं तो व्यक्तिगत चर्चा में ले लो, तुम्हें भी बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, सुमित्रा महाजन वास्तव में घर में बैठ के पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, या और भी मस्जिदें हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमें तो ईश्वर को याद करना है, नमाज पढ़ना या नहीं वही है। ये मैंने बिल्कुल इसी तरीके से बात करी। तो क्या ये हो सकता है कि मुस्लिम समाज ही ये बड़प्पन दिखाए? ऐसा कभी मौका आ सकता है क्या कि चलो हम तो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, आपको 2-3 साल में ये आज ऐसा मौका आया है कि दोनों काम एक साथ होना है, आज हम नहीं जाएंगे, आज आप पूजा करो, दे दिया आपको, आप पूजा करो, क्योंकि वैसे भी है जहां तुम पूजा करोगे, अभी भी हुआ कि फूल पड़े हैं तो हम वहां नमाज वैसे भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो क्या ऐसा बड़प्पन का मौका कभी मुस्लिम समाज भी अपनी तरफ ले सकता है क्या? ये वास्तव में एक अब सोचने का ये बात आई है। और मैंने इसलिए मुकुंद कुलकर्णी जैसे सामाजिक सदस्य से भी चर्चा करी, और जो समाज के लोग मेरे पास कुछ काम लेकर के आए थे उनसे भी, तो उन्होंने वास्तव में मुझे कहा, ताई आप जो बोल रहे हो वो वास्तव में ऐसी बातों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये बात हालांकि मैं अभी बोलूंगी, अभी कुछ नहीं, प्रसाद जैसे कुछ बात हाइप पे उठ जाती है तब कुछ नहीं हो सकता। आप पहल कर सकते थे, इसकी पहल आप भी कर सकते थे। मेरी भी गलती है, मैंने कहा ना, मेरे भी देखो क्या है, मैं भी इंसान हूँ। जब ये पढ़ी था तो मेरे मन में बात आया ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, मगर तब तक क्या हो गया, तब तक दोनों पक्ष बहुत हाइप पे आ चुके थे, तब मेरा बात करना गलत है। इसलिए मैं आज से इस बात को अगले मौके के लिए समझ लो, एक बीज बो रही हूँ कि ऐसा भी विचार हो सकता है, मुस्लिम समाज अपने प्रति बड़प्पन ले सकता है। ये मौका, ये मैंने इसलिए एक समाज सेवी से इस बात की चर्चा करी, ये भी आपको बता। बहरहाल सुमित्रा महाजन धार मुद्दे पर बोलने से पहले सोचती नहीं, लेकिन राजनीति में मौन रहना जरूरी होता है। ये बात न सिर्फ उनका दुखड़ा बयान करती है, बल्कि ये भी साफ करती है कि कहीं न कहीं उन्हें संगठन बोलने की आजादी नहीं देना चाहता है, लिहाजा उन्हें ना चाहते हुए भी मौन रहना पड़ता है। खजराना इलाके में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य का मामला प्रकाश में आया। इस मर्तबा बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका मुंह बोला मामा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि घटना से गुस्साए लोगों ने खजराना रिंग रोड पर चक्का जाम किया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। ये तस्वीरें हैं उस जनाक्रोश की जो थामे नहीं थम रहा। जी हां, इंदौर के रिंग रोड पर चक्का जाम कर रहे ये लोग खजराना के आम लोग हैं। इनका रोष उस बलात्कारी के खिलाफ है जिसने अपने 4 साल की मासूम भांजी को नहीं बख्शा, और इसलिए इलाके के स्थानीय लोगों ने बच्ची के साथ हुई जाति की सामूहिक तौर पर आवाज उठाई और रिंग रोड जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग भी की। इसकी बच्ची का खुले मैदान में बलात्कार करे हैं, 22 साल का लड़का, हम लोगों के कहने के बलात्कारियों को ले तो जाते हैं, थाने वाले खुले छोड़ देते हैं, फिर बलात्कार करते हैं। हमारा ये कहना है कि उनको फांसी दी जाए, एक बलात्कारी को फांसी चल जाएगी। दरअसल रविवार की रात साईं धाम कॉलोनी में रहने वाला 20 वर्षीय नंद किशोर अपनी मुंह बोली बहन के घर गया। यहाँ उसकी 4 साल की मासूम भांजी खेल रही थी। नशे में होने के चलते नंद किशोर अहिरवार के अंदर का वहशी जाग गया और वह बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने बाहर ले गया। इसके बाद आरोपी ने गुरु नानक कॉलोनी के पीछे बने मैदान में जाकर बच्ची की अस्मत को तार तार कर दिया। क्षेत्र में कल जो देवकी नगर है उसमें बस्ती में एक 7 साल की बच्ची के साथ उसके जो रिश्ते में जो मामा लगता है, दूर के रिश्ते में मामा लगता है, उस आरोपी द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और
बच्ची का मेडिकल भी कराया गया। बच्ची की हालत अभी सामान्य है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। एसपी साहब ने कहा कि ऐसे इस मामले में हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उसकी जमानत नहीं हो और उसको फांसी की सजा हो, ऐसी हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये कहा है। अभी हमारी सब चर्चा हुई है, सुनील पाटीदार जी की, हमारी सैयद वाहिद अली भाई, हम सब साथ में। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रही बलात्संग की इन घटनाओं ने हमारे समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अब सामाजिक रिश्तों की परवाह किए बिना कुंठित पुरुष मामा शब्द के मायने भी भूल गया। जाहिर है, अगर इस ओर जल्दी सामाजिक चेतना न जगाई गई तो आने वाला भविष्य बलात्संग जैसे गुनाहों की एक ऐसी इबारत लिखेगा जिसके दाग सदियों तक हमारे समाज से दूर नहीं हो पाएंगे। रविवार शाम शहर में सुसाइड के 3 मामले सामने आए। खुदकुशी करने वालों में 2 युवक तो एक युवती शामिल है। युवती की जहां 1 माह पहले शादी हुई थी, वहीं मरने वाले एक युवक ने भी कुछ दिनों पहले प्रेम विवाह किया था, जबकि एक अन्य की कुछ समय बाद ही शादी थी। फिलहाल तीनों ही मामलों में आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। आत्महत्या का पहला मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के कटकटपुरा में सामने आया। यहां नेहा गोस्वामी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रावजी बाजार पुलिस के मुताबिक नेहा की 1 माह पहले धार में शादी हुई थी। नेहा 1 सप्ताह से अपने पिता के घर आई हुई थी। सोमवार रात को उसे उसका पति लेने आने वाला था। वहीं आत्महत्या का दूसरा मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र में सामने आया। यहां फिरदौस नगर में रहने वाले हेमंत नामक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हेमंत ने कुछ दिनों पहले ही प्रेम विवाह किया है। हेमंत रविवार को पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहा और शाम को कमरे में फांसी लगा ली। वहीं आत्महत्या का तीसरा मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के कारसदेव नगर का है। यहां एक वकील के मकान में किराए से रहने वाले एक युवक गजेंद्र चौहान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। गजेंद्र एक निजी कंपनी में काम करता था और अकेला रहता था। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद गजेंद्र की शादी थी। फिलहाल तीनों ही मामले में आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने तीनों ही मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। संजय गांधी नगर के एक मकान में अचानक एक गैस टंकी में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। आग की चपेट में पूरा किचन आ गया और तेजी से फैलती आग के साथ कुछ धमाके भी हुए। हालांकि समय रहते मकान में मौजूद लोगों ने मौके से प्राप्त संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और 108 का दल भी पहुंचा। अचानक हुई इस घटना से इलाके के लोग दहशत में आ गए। एकदम से दरवाजे वगैरह खिड़की पर्दे सब उड़ने लगे, एकदम से जोर से हवा उड़ गई, आग ब्लॉक हो गई। पहले रविवार रात नवविवाहिता सहित उसके ससुराल से मायके जा रहे एक परिवार के लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। दुर्घटना में दुल्हन सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसा मांगलिया थाना क्षेत्र के सेंटर पॉइंट के पास हुआ। इंदौर के महावर नगर निवासी दीपाली की 2 दिन पहले देवास में शादी हुई थी। दीपाली के परिवार के लोग रविवार को उसे लेने देवास गए थे। लौटते समय सभी लोग एक लोडिंग रिक्शा वाहन में सवार थे। इस रिक्शा को एक ट्रक ने इस तरह से रास्ते में ओवरटेक किया कि लोडिंग रिक्शा का बैलेंस बिगड़ गया और रिक्शा पलट गया। सर, हम देवास से आ रहे थे तो पीछे से तेज ट्रक वाला आ रहा था, तो उसने टक्कर मार के उसने उसके टक्कर लगी ना, तो हम पलटी खा गए पीछे और वो चले गए। हम करीबन 10 थे। हादसे में दुल्हन दीपाली के अलावा उसके परिवार की शिवानी, आरती, ज्योति, गंगाबाई और सुधाकर राव घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए एम्बा अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक कॉलेज छात्र का कुछ युवकों ने रविवार रात अपहरण कर लिया। अपहरित युवक ने अपने मोबाइल से पूरी जानकारी अपने दोस्त को दे दी। दोस्त की सक्रियता से मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने महज कुछ ही देर में आरोपियों को धर दबोचा। अपहरित छात्र आरोपियों में से एक की बहन से प्रेम करता है। आरोपी इसी गुस्से में उसे उठाकर ले गए थे। पुलिस कंट्रोल रूम पर रविवार रात राहुल नामक युवक ने सूचना दी कि उसके दोस्त कमलेश को कुछ युवक लड़के जबरदस्ती गाड़ी पर उठाकर ले गए। इस सूचना पर कंट्रोल रूम ने शहर की पुलिस को अलर्ट किया। मल्हारगंज पुलिस को आरोपियों की लोकेशन अपने क्षेत्र में मिली तो पुलिस ने तुरंत दबिश दी और कमलेश का अपहरण करने वाले आरोपी गणेश, पवन, मुकेश और माइकल को हिरासत में ले लिया।
मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक अपहरित कमलेश ने खुद के अपहरण होने के बाद अपने दोस्त को फोन कर मोबाइल चालू छोड़ दिया था, जिससे उसकी लोकेशन उसके दोस्त को मिलती रही। पूछताछ पर मुद्दई ने, जो कमलेश है जिसका अपहरण हुआ है, उसने होशियारी वाला काम ये किया कि अपना मोबाइल ऑन कर लिया और ऑन करके, ऑन जिसके लिए किया था उसका मित्र था राहुल। राहुल ने इस अपहरण का पीछा किया और पीछा करके उसने न सिर्फ पुलिस को बताया और बल्कि अपहरणकर्ताओं पर भी नजर बनाए रखी। राहुल की सक्रियता से इस अपहरण में अपहरणकर्ता को पुलिस को छुड़ाने में तीव्रता से सफलता मिली। कितने आरोपी कितने? इसमें अभी तक जो आरोपी हैं 4 मौके पर पकड़े गए हैं। मिस्टर गणेश, सनात चेतन कसेरा, मुकेश दुबे, श्री कृष्ण दुबे, माइकल धौलपुरे, पवन मोहन कसेरा। अपहरित युवक कमलेश नंदन नगर में रहता है और बीकॉम की पढ़ाई करता है। कमलेश का अपने घर के पास में रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग है। कमलेश को घर से बुलाकर ले जाने वाले आरोपी और कोई नहीं बल्कि लड़की का भाई गणेश और उसके दोस्त थे। आरोपी गणेश के मुताबिक कमलेश ने उसकी बहन को उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए उकसाया था। इस वजह से वह उसे बात करने के लिए ले गया था। थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दूंगी, मम्मी, पापा, चाचा और मेरी और मेरे दादी की। तो मैंने बात करी मेरे सिस्टर से भी जाके, तो इन्होंने बोला मैं नहीं करूंगी। मैं इससे बात करने गया था, हमने समझी बात करी और जो मतलब ये जो लड़का है ये तुम्हारी सिस्टर को भड़का रहा था? हाँ, है ना। हम इससे बात करने गए थे, इन्होंने हमारे नाम की उल्टी सीधी रिपोर्ट लिखवा दी। वहीं फरियादी कमलेश ने प्रेम प्रसंग की बात स्वीकारते हुए जबरदस्ती उसे ले जाने और मारपीट करने की बात बताई है। गणेश को पता था, बहुत टाइम से पता है, उसके घर पे पता है, उसकी मौसी को पता, मामी को पता। घर पे इन्होंने मेरे को बुलाया था, चाय पिलाई थी, बिठाया था, बात भी करी थी। और फिर बोले शादी करने की। मैंने बोल दिया था हाँ, वो लड़की भी राजी थी। तो उसके घर वालों के सामने उसने बोल दिया था हाँ मैं करूंगी बात, और गणेश के सामने की बात है। तो फिर ये गणेश ने आज क्या पता क्यों ऐसा घर पे आया और ले गया मुझे। कमलेश के मोबाइल के कारण पुलिस को उसे छुड़वाने में काफी मदद मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें चंदन नगर पुलिस को सौंप दिया है। स्वामी विवेकानंद सार्धशती समारोह समिति द्वारा दशहरा मैदान पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सैकड़ों विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार के जरिए भगवान सूर्य की उपासना की। स्वामी विवेकानंद अर्धशती समारोह समिति ने स्वामी जी के बल उपासना व स्वास्थ्य चेतना संदेश को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को अन्नपूर्णा रोड स्थित दशहरा मैदान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया। आयोजक विनय पिंगले ने बताया कि सोमवार को संपूर्ण देश में एक ही समय पर पूर्ण व्यायाम सूर्य नमस्कार के जरिए उपासना की गई। संस्था द्वारा पिछले 2 महीने से स्कूल में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण दिया गया था। सोमवार को हुए सामूहिक सूर्य नमस्कार में कार्यक्रम में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1। धार भोजशाला के मामले में हिंदूवादी संगठन तो हैरान हैं ही, परंतु व्यापारी और सामाजिक संगठन भी लामबंद हो गए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े जाने के मामले में कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। धार भोजशाला मामले में प्रशासन किस कदर हैरान और परेशान है, इसका नमूना इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय में देखने को मिला। यहां सामाजिक समरसता मंच के बैनर तले दोषी अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधियों ने इंदौर संभागायुक्त प्रभात पराशर को जमकर कोसा। दरअसल कमिश्नर से ज्ञापन के दौरान उद्यमियों ने मिलने की इच्छा जताई। जब कमिश्नर पहुंचे और उन्हें धार भोजशाला मामले के बारे में बताया गया तो वे भड़क गए और महज 3 प्रतिनिधियों से अपने कक्ष में इस संवेदनशील मसले में चर्चा करने की बात की। इसके बाद वे कुर्सी छोड़कर सीधे बाहर निकल गए। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद सामाजिक समरसता मंच के लोगों ने कमिश्नर प्रभात पराशर के इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए अपनी आपत्ति दर्ज की। संवेदनशील है, 3 लोग आकर के अंदर बात करेंगे।
ये कह करके उठ के चले गए। विषय संवेदनशील है, इसीलिए इतने सारे लोग आए हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए नहीं आए हैं। संवेदनशील विषय है, इसीलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगला कदम आपका क्या रहेगा? चर्चा करने जाएंगे आप? नहीं, 3 आदमी नहीं जाएंगे। जो जैसा वो कह करके उठ के चले गए, उन्होंने हमारी सहमति भी नहीं ली कि 3 लोग आइए, और ऐसे उठ के चले गए जैसे हम कोई सड़क चाप लोग हों। ये संभायुक्त को ये शोभा थोड़ी देती है चीज। क्या एक्शन रहेगा? वो हमारी सुरक्षा के लिए है, कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे लिए है, वो हम उनके लिए थोड़ी है। हालांकि जब प्रभात पराशर का गुस्सा ठंडा पड़ा तो उन्होंने अपने कक्ष में ही इन प्रतिनिधियों को बुलवाया और तकरीबन 10 मिनट चर्चा करते हुए ज्ञापन भी लिया, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग सामाजिक समरसता मंच के लोगों ने की। आज मिलकर मुझे ज्ञापन दिया है। धार में जो 15 तारीख को भोजशाला, बसंत पंचमी और शुक्रवार की नमाज के संबंध में ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जो कि कमिश्नर इंदौर के माध्यम से प्रेषित किया जाना है। मैंने उनका ज्ञापन प्राप्त किया है, उनकी बातें सुनी हैं और मैं राज्य शासन को उसे भेजूंगा।